क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलो बेटा बायोमोलिक्यूल्स में आगे बढ़ते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में अभी तक हमने क्या देखा बेटा? हम एंजाइम्स को देख रहे हैं। हम ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, कैसे बॉन्ड उनके बीच होते हैं उनको हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो केमिकल्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में लिखा था वो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है। हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, उनको भी अच्छे से हमने समझा है, ठीक है ना। और मैंने पहले भी आपसे कहा बेटा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट याद कर लेना आप उसमें कि कौन सा मेटाबोलाइट जो है वो किस कैटेगरी में आता है और किससे मिलता है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब चीजें वो लिखवाई हुई है। फिर हम पढ़ रहे थे एंजाइम। तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि एंजाइम काम कैसे करता है, एंजाइम में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, लॉक एंड की थ्योरी क्या होती है, तो काफी सारी बातें हमने पिछली क्लास में कही थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा बेटा, आपको बतलाना है, ठीक है, आपको बतलाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो एंजाइम, के आइसो एंजाइम क्या होते हैं ये आपको बतलाना है। के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूसिबल एंजाइम, इंड्यूसिबल एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, इंड्यूसिबल एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर। आपको बतलाना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे आप, ठीक है, क्या चीज, किस चीज को आप एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो आपके सामने देखिए कि एक जो है वो ग्राफ बना हुआ है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है हमें कि यदि कोई अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होगी जिसमें कैटालिसिस नहीं होगा, एंजाइम भाग नहीं लेगा, तो उस रिएक्शन को हमें चालू करने के लिए वी नीड मोर एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम काम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो काम करते हैं, ठीक है ना। ये अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने ये भी देखा था कि एंजाइम कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, एंजाइम उसको चेंज नहीं करते हैं। मतलब फ्री एनर्जी के डिफरेंस पर एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करते हैं, देखा हमने, ठीक है। हमने देखा कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से क्रिया करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा और फिर प्रोडक्ट को हम रिलीज कर देंगे। तो हमने ये भी देखा था कि यहां पर जब एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट के बॉन्ड को वीक करेगा, बॉन्ड को रीऑर्गेनाइज करेगा, ट्रांजिएंट स्टेट बनेगी, यहां पे माध्यमिक अवस्था बनेगी, अनस्टेबल कंपाउंड बनेंगे, फाइनली स्टेबल प्रोडक्ट बनके उसको हम बाहर रिलीज कर देंगे यहां पे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आपको बताना है बेटा कि लॉक एंड की थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज लॉक एंड की थ्योरी फॉर एंजाइम, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने एंजाइम के लिए लॉक एंड की थ्योरी को दिया। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने एंजाइम्स के लिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल को दिया, ठीक है ना। देखो बेटा थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना, तो हमको सीखने मिलेगा बहुत कुछ। क्योंकि देखिए यदि आप बिल्कुल एकदम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे ना बेटा हम। क्योंकि यहां पर जो है वो देखो कुछ लोगों के लिए ये YouTube के लेक्चर या आपके एप्लीकेशन पर एक वीडियो लेक्चर हो सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हो सकते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये गुरु और शिष्य का संबंध है। जिनके लिए गुरु और शिष्य का संबंध है वो जरूर सफल होंगे, ठीक है। चलिए फिर एनसीईआरटी का इमेज हमने पिछली क्लास में समझा था, हमने कहा था कि ये इमेज बेटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा आता है, लेवलिंग करने को भी एग्जाम में ये आता है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा बेटा हम एक अलग फैक्टर पे बात करेंगे। अब बात करेंगे हम कि एंजाइम की एक्टिविटी का मतलब एंजाइम की एक्टिविटी पे किन किन कारकों का, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ऐसे कौन से कारक हैं। क्योंकि देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम पढ़ा था तब हमने कहा था कि टेम्परेचर का असर पड़ता है, पीएच का असर पड़ता है, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, सबस्ट्रेट से रिएक्ट करते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। अभी हम उन सब चीजों को एक साथ दिमाग में लेकर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। जैसे देखिए कोई एंजाइम कितना फास्ट काम करता है, कोई एंजाइम कितना फास्ट काम करता है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से मापते हैं।
भाई एक मैंने आपसे कहा था ना, आपको याद है एक टर्म, हमने एक टर्म बात किया CCC, कैटालिटिक सेंटर एक्टिविटी या टर्न ओवर नंबर, याद है ना, विराट कोहली का एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है, देवी दुर्गा का एग्जांपल लिया था हमने, एक्टिव साइट्स की बात की थी हमने यहाँ पे, है ना बेटा, ठीक है। तो कोई भी एंजाइम कितना फास्ट काम करता है, ये उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बतलाता है। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज्ड और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए गए समय काल में कितना उत्पाद बनता है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन को आप निकाल सकते हो, या एक दिए गए मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्रिया करते हैं, इससे आप निकाल सकते हो। बात तो वही है ना, जब सबस्ट्रेट को चेंज करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है मतलब सबस्ट्रेट चेंज हुआ है। तो आप कुछ भी है कि आपने कहा कि एक दिए गए यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, या एक दिए गए मिनट में कितना प्रोडक्ट बना है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें यदि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, एक दिए गए यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में, एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल परिवर्तित हुआ है, या कितना उत्पाद बना है, कितना प्रोडक्ट बना है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बतलाता है। क्लियर, मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड हो गया आपका, समय काल हो गया आपका, ये हो गया रेट ऑफ फ्रिक्शन हो गया आपका, है ना। हमेशा एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट राशि को लेते हैं हम, वाई पर डिपेंडेंट को लेते हैं हम, तो हम ऐसे ग्राफ को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, है ना। चलिए, मतलब ये है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएशन, जिसको से मैंने कहा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमें समझना बेटा बात कि बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को जब मापते हैं तो हमेशा हम एक्स एक्सिस पर वो वाला वेरिएबल लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, जैसे टाइम, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हैं कि जिसको हम जो इंडिपेंडेंट है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो डिपेंड करता है, तो उसको वाई एक्सिस पे लिया हमने। तो कोई भी जब हम भी कभी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को देखते हैं तो आपने एक्स एक्सिस पे किसको रखा बेटा, उस वेरिएबल को रखा जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। वाई एक्सिस पे आपने किसको रखा, आपने रेट ऑफ रिएक्शन को रखा आपने, ठीक है ना, क्लियर है ना। उसको आपने, तो मैंने कहा कि यदि मान लो ये बात हमने कहा कि यहां पे आपने एक्स एक्सिस पे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा, आपने वाई पे अपने रेट ऑफ रिएक्शन को रखा। चलो समझते हैं। अब व्हाट आर दी वेरिएबल्स, ऐसे कौन से कारक होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में ध्यान रखिएगा आप। और मैंने ये भी कहा था कि वाई टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन में जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन में टर्सरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। तापमान बढ़ाओगे बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाएगा स्ट्रक्चर डीमॉर्फ कर जाएगा, डीमॉर्फ कर जाएगा मतलब प्रोटीन कोऑगुलेट कर गया तो काम नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। पीएच, मैंने ये भी कहा था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वे बेसिकली साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड की साइड चेन से बनी होती है, और ये साइड चेन हर एक अमाइनो एसिड में अलग अलग होती है। भाई 20 तरह के अमाइनो एसिड है तो 20 तरह की साइड चेन मान लिया, और इनके ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह की एक्टिव साइट बनती है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करती है। आपने पीएच को बदला तो इनकी जो साइड चेन अमाइनो एसिड के होते हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा। जब उनके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। देन कितना एंजाइम अवेलेबल है, कितना सबस्ट्रेट अवेलेबल है, ये तो है इंडिपेंडेंट राशि वेरिएबल। चलो देखते हैं एक करके। तो देखिए बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं बेटा, और देखो सब्र के साथ पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। कई बच्चे बहुत फास्ट हैं, उनको लगता है कि सर जल्दी जल्दी हो जाए। अरे बेटा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करेंगे ना तो उसमें क्या दिक्कत होगा कि समझ में कुछ आएगा नहीं, लगेगा कोर्स पूरा कर लिया है, बार बार अटेम्प्ट देना पड़ेगा। निकलने के लिए एक अटेम्प्ट काफी होता है, और नहीं निकलने के लिए 100 बार दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। समझ गए ना। तो आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, factors affecting enzyme activity, the activity of an enzyme can be affected by a change in the condition which can alter the tertiary, मतलब देखो वे सारी अवस्थाएं, वे सारे फैक्टर जो एंजाइम के या प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, ठीक है, those factors variables which can affect the tertiary structure of enzyme, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे वो, ठीक है। ये क्या क्या है, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक केमिकल की प्रेजेंस हो गई, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इनहिबिटर कहते हैं, इन पर भी बात करेंगे हम, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक केमिकल हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं, जिनको हम टॉक्सिन कह सकते हैं, जहर होते हैं,
ये भी असर डालते हैं, ये एंजाइम को खराब को काम करने से रोक सकते हैं, आगे बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए सबसे पहले टेम्परेचर और पीएच की बात करते हैं। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। देखो अब नैरो क्यों ऐसा बोला, क्यों, देखो सिंपल सी बात है, व्हेनेवर यू गो बियॉन्ड द 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जाएंगे आप, तो एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड से 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में परिवर्तन आने लगेगा, प्रोटीन कोगुलेट कर जाएगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। बहुत कम टेम्परेचर होगा तो भी एंजाइम को काम करने में दिक्कत होगी, उसके पास एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि और वो प्रॉपरली जो है बॉन्ड को रिऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा सबस्ट्रेट का। तो लो टेम्परेचर पर भी एंजाइम एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन मोर एक्टिव नहीं रहते हैं। चलिए, Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH, और इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुकूलतम तापमान कहते हैं या अनुकूलतम पीएच कहते हैं। तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, कोई पूछता है आपसे बताओ भाई कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है ऐसा तापमान जिस पर हमारे एंजाइम सिस्टम सबसे अच्छे से काम करता है। जैसे कि हम बात करें हमारी बॉडी में ये है 37 डिग्री सेल्सियस, क्या जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, हमारी बॉडी सबसे अच्छे से काम करती है इस तापमान पर, ठीक है। यदि फ़ारेनहाइट में बोले तो हम बोलेंगे फ़ारेनहाइट में बोले तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, इस पर हमारी बॉडी सबसे अच्छे से काम करती है ना, ठीक है। सेल्सियस में बोला तो 37 डिग्री सेल्सियस बोल दिया इसको हमने, है ना, देख लेना कन्वर्ट करके, ऑलमोस्ट नहीं आता है, नॉर्मल थर्मामीटर की रीडिंग है ये। तो मतलब हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है। अब हमने कहा पीएच की बात करें तो हम बोलते हैं कि हमारा सबसे अच्छे से हमारे एंजाइम काम करते हैं 6.8 से लेकर 7.2 पीएच के, जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर है, अलग अलग प्रोटोप्लाज्म है, तो 6.8 से लेकर 7.2 पीएच पर हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द एंजाइम बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। लेकिन लाइसोसोम के एंजाइम pH 5 पे काम करते हैं। कहां पढ़ाया हुआ है मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लाइसोसोम के बारे में बतलाया हुआ है, ठीक है, तो ये भी हम जानते हैं अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है, जैसे स्टमक का एंजाइम है जो पेप्सिन है, स्टमक का एंजाइम पेप्सिन, इट वर्क्स बेस्ट एट pH 2, ये pH 2 पे अच्छा काम करता है। इट इज हाईली एसिडिक pH स्टमक के अंदर होता है। पेप्सिन को आप यदि pH 6 दोगे काम नहीं कर पाएगा, pH 7 दोगे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पे ट्रिप्सिन की बात करें हम तो वो एल्कलाइन pH में काम करेगा, वो एसिडिक pH में काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एंजाइम का अपना यूनिक स्ट्रक्चर है, हर एंजाइम का अपना यूनिक एक्टिव साइट है, हर एंजाइम का अपना एक यूनिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, हर एंजाइम का अपना एक यूनिक सबस्ट्रेट है जिसपे वो क्रिया करता है, और ये तापमान और pH पर निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर सबके लिए ऑप्टिमम हो गया, किसी एंजाइम के लिए कुछ अलग हो सकता है, किसी के लिए कुछ अलग हो सकता है। जैसे हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द एंजाइम के लिए 37 डिग्री सेल्सियस दी बेस्ट टेम्परेचर, लेकिन हम बात करते हैं कि कोई दूसरे जैसे एनिमल है जो हायर टेम्परेचर में रह रहे हैं वो अधिक तापमान को बर्दाश्त कर पाते होंगे, कि लोअर में रह रहे हैं वो लोअर पे भी काम कर पाते होंगे, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो हो गया बेटा अनुकूलतम के जो ऑप्टिमम है जिस पर कि बेहतर काम होता है। यदि कुछ भी एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, जो अनुकूलतम तापमान, अब आपकी बॉडी टेम्परेचर 37 से घट के 26 हो गया तो एंजाइम सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, और 37 से बढ़ के 45 हो गया तो भी काम नहीं कर पाएगा। मतलब कि एक्टिविटी जो सबसे अधिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर पर देखने मिलेगी, ऑप्टिमम पीएच पर देखने मिलेगी, उससे ऊपर नीचे जाओगे तो अफेक्ट होगा, एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। Low temperature preserve the enzyme in temporary inactive state, whereas the high temperature destroy enzymatic activity because of the protein are denatured by heat, ठीक है। अधिक तापमान पर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं हीट के कारण, तो एंजाइम काम नहीं कर पाते, खत्म हो जाते हैं एंजाइम के, और डिस्ट्रॉय हो जाती है एंजाइम एक्टिविटी। लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि एंजाइम एक प्रकार से लो टेम्परेचर पे ये होता है बेटा कि तापमान काफी कम होने पर एंजाइम को भी काम करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पड़ता है। तापमान कम होने पर वो एनर्जी, जो फ्री एनर्जी, वो कम हो जाता है, इसलिए एंजाइम भी जो है वो काफी स्लो काम करते हैं, बहुत स्लो काम करते हैं। इसलिए फ्रिज में रखा हुआ खाना खराब नहीं होता है क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज की स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये कि जो पीक है, समझो बेटा बात को एकदम अटेंटिव होकर सुनिए, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा एग्जाम में आता है ना। और प्लीज 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 जिन चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको
उन्हें वर्कबुक 1 ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, वर्कबुक 2 आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो बेटा प्लीज उसके वर्कबुक में जितने डायग्राम है ना उनको सॉल्व कीजिए, उनको लिखिए उनके बारे में, ठीक है। उस वर्कबुक को आपको खुद भरना, मैं भरने में आपकी हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल नॉट हेल्प यू इन कि वर्कबुक में मैं आपकी हेल्प करूं, वो आपको खुद ही करना है, ठीक है ना, वो आपको खुद ही करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे पीएच की बात करें, ठीक है, लो से हाई, तो आपने कहा, मैंने कहा दिस इज द ऑप्टिमम पीएच, दिस इज दी, ये वैल्यू क्या है, ये ऑप्टिमम पीएच को शो करता है, याद रखना, ठीक है ना। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर को शो करता है, दिस शोज दी ऑप्टिमम टेम्परेचर को ये शो करता है, ठीक है ना। तो पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, तो मैंने कहा मतलब आप ऑप्टिमम वैल्यू से आगे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यहां बढ़ाओगे आप एक्टिविटी कम होगी, यहां कम करोगे तो एक्टिविटी कम होगी, ठीक है ना। पीएच को आप बढ़ाओगे एक्टिविटी कम होगी, पीएच कम करोगे एक्टिविटी कम होगी, मतलब ऑप्टिमम वैल्यू से आगे या पीछे जाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कम रहता है ना, एंजाइमेटिक एक्टिविटी घट जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देन कम टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं, ठीक है। अब एक बात और, एक मजे की बात यहां पे और सुनिए पहले, कि जिससे मैंने आपसे कहा ना ये ऑप्टिमम टेम्परेचर वाली मैंने बात बताई आपको। मान लो हम क्या करें, हम ऐसा बोले आपसे कि ये आपको मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। तो जो एंजाइम पेप्सिन है, पेप्सिन का ऑप्टिमा यहां आ गया, pH 2 पे आ गया, pH 2 पे आ गया, ये मान लो ये pH है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज की बात की तो pH 7.6 वो यहां आ गया। तो मतलब यह है कि हर एक एंजाइम की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट एंजाइम अलग अलग पीएच पे काम करते हैं, तो वो दिमाग में रखना उस बात को, ठीक है। तो कॉमन यानी ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर हर बार कॉमन नहीं होता है, अलग अलग एंजाइम ग्रुप के लिए अलग अलग वो हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर जनरली कॉमन हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर का असर प्रोटीन पे ओवरऑल एक जैसा होता है, पर पीएच जो होता है दैट इज मच मोर वेरिएबल एज कंपेयर टू टेम्परेचर, क्योंकि पीएच का असर पड़ता है साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड पे जो केमिकल्स है, और केमिकल्स पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का गहरा असर पड़ता है, ठीक है ना। आई बस है, तो पीएच शोज मोर वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एंजाइम कैटेगरी एज कंपेयर टू टेम्परेचर, ठीक है ना। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस फर्स्ट के। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन जैसे आप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ती जाती है, लेकिन द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस ए मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइनली अभिक्रिया रिएक्शन सबसे अधिक हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुकी होती है, हम बोलते हैं वी मैक्स कहते हैं, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब आप सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को और अधिक बढ़ाएंगे तो भी अब रेट ऑफ रिएक्शन आपका नहीं बढ़ेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। अब समझते हैं इस बात को, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो बेटा ऐसा है, मेरी बात सुनना और एकदम अटेंटिव होके बेटा समझने की कोशिश करना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास में एक बस है, ठीक, आई हैव अ बस, ठीक है, मेरे पास में एक बस है। इस बस में जो है वो 40 सीट है इसके अंदर, है ना, और इस बस को मैंने एक स्कूल में लगा दिया मैंने, ठीक है ना। कई लोग ऐसा बिजनेस करते हैं, मैंने स्कूल बस बना दिया इसको कि भाई ये स्कूल बस बन गया मेरा, ठीक है, तो एक स्कूल बस हो गया, है ना, ठीक है। अब ये एक मोहल्ला है, ठीक है, ये एक आपका जो है वो मोहल्ला है, एक एरिया है जहां से लोग आते हैं, स्कूल लेके जाना होता है इनको, हमको स्कूल लेके जाना होता है हमको, समझो। अभी बिल्कुल भूल जाओ एंजाइम की बात करें, एकदम जस्ट फॉरगेट कि हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। अभी तो हम एक कहानी सुन रहे हैं कि मेरे पास एक बस है, स्कूल बस है बेटा, 40 सीटें उसके अंदर हैं, हर सीट पे मैं एक बच्चा बैठा सकता हूं, है ना, ठीक है। और मेरे को आपके मोहल्ले से स्कूल लेके जाना है बस को, ठीक है। आपके मोहल्ले से स्कूल जाने में मुझे वक्त लगता है 15 मिनट का वक्त लगता है मुझे, ठीक है, 15 मिनट का मुझे वक्त लगता है, 15 मिनट जाता हूं और 15 मिनट में लौट के आता हूं, ठीक, इतना वक्त लगता है मुझे, है ना। अब आपके मोहल्ले में शुरू में क्या था, शुरू में मेरे को 10 बच्चे मिले, सुनना, मैं बस हूं, मेरे पास 40 सीटें, मुझे आपके मोहल्ले में केवल 10 ही बच्चे मिले, तो कितनी सीटें खाली गई मेरी, 30 सीटें खाली थी। 15 मिनट में मैंने 10 बच्चों को वहां पहुंचा दिया, अब मेरी बस तो खाली थी। धीमे धीमे मोहल्ले में लोगों ने कहा कि भैया गीतेंद्र सर की बस जो है वो कंफर्टेबल है, उसमें एसी भी चलता है, गाना भी बजता है उसमें, और वो अच्छी सीटें हैं उसकी,
तो चलो उसी से चलते हैं। तो अब बच्चों की संख्या बढ़ के 20 हो गई, 20 बच्चे। तो भाई मैं भी बड़ा खुश कि चलो भाई मेरी बस में 20 लोग बैठे हैं, तो उसी 15 मिनट में पहले मैं 10 बच्चों को शिफ्ट कर रहा था, थोड़ा सा पैसा कमा रहा था। अब 20 बच्चों को शिफ्ट कर रहा हूं, थोड़ा और पैसा कमाने लगा मैं, है ना। फिर थोड़ा प्रचार प्रसार और हुआ, अब 30 बच्चे हो गए। अभी भी मेरी बस में 10 लोगों की जगह, अब मैंने उसी 15 मिनट में मैंने 30 बच्चों को शिफ्ट किया। सोचिए मेरी कमाई पहले से 3 गुना हो गई कि नहीं हो गई? 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, अब 40। मेरी बस पूरी पैक हो गई। जैसे बस मॉर्निंग 6:45 वहां पहुंचती है, सारे 40 बच्चे खड़े होते हैं, बस में आ जाते हैं और मैं 15 मिनट में उनको छोड़ता हूं। अब मेरी बस की पूरी कैपेसिटी फुल है एंड आई एम अर्निंग द मैक्सिमम जो बस से कमा सकता हूं, वो कर रहा हूं। अब 41 बच्चे, 41-42 बच्चे आ गए, 2-3 बच्चे और आ गए। उन्होंने बोला कि हमें भी जाना है। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा, ये मत बोलना कि सर ठूस दो इनको, कहीं लटका दो बच्चों को, है ना, पीछे कहीं लटका दो, है ना। ये करते हैं लोग बाग, है ना। स्कूल बस में और स्कूल के ऑटो में बच्चों को अलग अलग हैंगर पहने, मतलब लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो बच्चों की स्कूल की ड्रेस में एक क्लिप लगा दे वो कि बच्चे को भैया बस में इधर टांग दिया, उधर टांग दिया, कि छत पे टांग दिया, है ना। मतलब हद करते हैं लोग बाग, इतना भीड़ लगा देते हैं। लेकिन हम तो सोफिस्टिकेटेड आदमी भाई, हमने कहा नहीं, 40 सीटें हमारी फुल हैं, अब हम 41वें बच्चे को नहीं बैठा पाएंगे, 42वें को भी नहीं बैठा पाएंगे, 43वें को भी नहीं बैठा पाएंगे। और इसके आगे हमने क्या बोला? हमने कहा भाई आप सब लोगों को 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, मैं छोड़ के आता हूं फिर बैठाऊंगा। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू, मैंने कहा मैक्सिमम में 40 बच्चों की स्ट्रेंथ तक ही पहुंच पाया। उसके बाद मुझे दोबारा से काम करना, पहले उनको छोड़ने के बाद काम करना पड़ा। अब तरीका क्या है? यदि मुझे और कमाई बढ़ानी है तो तरीका यह है कि मुझे बसों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, बसों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आई बात समझ में? चलो अब हम एंजाइम पे लौट के आते हैं। कहने का मतलब यह है हर एक एंजाइम एक बस के समान है, हर एक एंजाइम एक बस के समान है, और उस एंजाइम पर जो एक्टिव साइट है वो बस की सीट के समान है। हर एक एक्टिव साइट पर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाकर बैठ जाता है, वो बच्चा है जिसको छोड़ना है हमको, कि जिसको हमें वहां से प्रोडक्ट क्या हो गया, वही है कि छोड़ दिया, वो प्रोडक्ट हो गया हमारा तो काम ही वही था। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक एंजाइम एक बस के समान है, और उस बस में जो सीटें हैं जहां पर बच्चा बैठता है, वो सीटें जो है वो एक्टिव साइट है। बच्चा क्या है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती चली गई, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला गया, कमाई भी बढ़ता चला गया, लेकिन अप टू ए लिमिट, एक सीमा तक, जहां तक हमारी सारी सीटें ना भर गई हो। जब सारी सीटें भर गई, अब क्या बोला? हमने कहा भैया अब नहीं है हमारे बस की, अब तो हम 15 मिनट में इन्हीं को छोड़ पाएंगे, 40 लोगों को छोड़ पाएंगे। मैक्सिमम हमारा काम जो था वो इतना ही हो पाएगा, 40 तक। इसके बाद यदि बच्चे 50 भी हो जाएं तो भी हम 40 ही छोड़ पाएंगे, बच्चे 100 भी हो जाएं तो भी हम 40 ही छोड़ पाएंगे। अब हमें एक ही काम करना पड़ेगा, हमें बसों की संख्या, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। यदि फिक्स है, बसों की संख्या फिक्स है, तो हम और लोगों को बैठाकर नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि बसों की संख्या बढ़ा दी तो काम हो जाएगा। मतलब एक फिक्स एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पर यदि आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट तक तो लगातार कमाई बढ़ती है, लगातार जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। दैट इज द Vmax, मैक्सिमम अर्निंग पॉइंट, कि भाई 40 के ऊपर आप नहीं छोड़ पाएंगे, इसके ऊपर आपका एक्टिव साइट अवेलेबल ही नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए, जो हमारे जीवन में घटता है वही सब जीवित संसार में घटता है। कि नथिंग, कुछ भी बदला हुआ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ हमारे पास वैसा ही है। ठीक है, चलिए क्या लिखा? दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आर आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सैचुरेशन मतलब है सारी सीटें भर गई हैं, सारी सीटें फुल। ठीक है, there is no free enzyme molecule is to bind with the additional substrate। अब सारी सीटें भर गई हैं, कोई भी सीट खाली नहीं है, कोई भी अलग से बस भी अवेलेबल नहीं है, तो रेट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला हमने? हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Vmax? इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, जिसमें कि लगातार आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ा रहे हैं, तो एक लेवल तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, उसके बाद फिर वो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि अब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फुलफिल हो चुकी हैं, भरा चुकी हैं। अब एंजाइम का आप फिक्स एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पर अब आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। अब यहां पर एक मैथमेटिकल डेरिवेशन निकल के आता है। हम कहते हैं
Km वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Km वैल्यू? हम कहते हैं इसको, इट इज द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। समझना, इट इज द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट जो कहता है कि Km वैल्यू एक्चुअली में है क्या? Km वैल्यू एक्चुअली में है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इट इज नथिंग, इट इज ए सबस्ट्रेट, यानी Km वैल्यू वास्तव में सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर कोई भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच जाती है, हाफ Vmax। ठीक है, तो Km वैल्यू इक्वल टू हाफ Vmax। ठीक है, मतलब जो Km वैल्यू है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच जाती है, वो हाफ Vmax होता है। चलिए आगे बात करते हैं इस पे, देखिए समझो बात को। एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, बड़ी बस के समान है। वियर सेवरल एक्टिव साइट ओवर इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे कई सारी सीटें जुड़ी होती है, बस में से होती हैं, कई सारी एक्टिव साइट होते हैं। क्लियर? ठीक है। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि ड्यू टू ऑक्यूपेशन ऑफ मोर एंड मोर एक्टिव साइट, क्योंकि जो सीटें थी बस की वो भर रही थी धीमे धीमे के, मोर एंड मोर एक्टिव साइट जो है सबस्ट्रेट से भरा जाती है के, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कोलाइजन होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का और एंजाइम का, इसलिए रेट ऑफ फ्रिक्शन लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, देन सो एट कांस्टेंट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। ठीक है, जब इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन के, यदि एक फिक्स एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे आप लगातार सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो लगातार वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहता है, लेकिन अप टू ए पॉइंट, एक सीमा तक। ठीक है, देन फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एक सीमा के बाद यदि आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और अधिक बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। जैसे बस की सारी सीटें भरा गई थी वैसे एंजाइम के सारे एक्टिव साइट भरा जाएंगे, तो अब उसके पास जगह ही नहीं है, कैसे जोड़ेगा वो सबस्ट्रेट को, है ना? ठीक है, एट दिस स्टेज द एंजाइम मॉलिक्यूल बिकम फुली सैचुरेटेड एंड नो एक्टिव साइट इज लेफ्ट फ्री टू बाइंड एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के, मतलब यह है कि इस पॉइंट पर जहां पर कि आपको Vmax यानी लगातार सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर, लगातार सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर, लगातार सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर यदि Vmax मिल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच चुकी है, इसका मतलब यह है कि एंजाइम सैचुरेशन इफेक्ट को शो कर रहा है, मैक्सिमम उसकी एक्टिव साइट फुल हो चुकी है, और ये सभी एंजाइम दर्शाते हैं। दिस सैचुरेशन इफेक्ट इज शोन बाय ऑल द एंजाइम, जो एक्टिव साइट होंगे सारे भरा गए बेटा। क्लियर? देखिए ना क्या कहा हमने कहा कि हमने ग्राफ बनाया, हमने कहा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के, हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन एकदम तेजी से आगे बढ़ा, और बढ़ाया और आगे बढ़ गया, और बढ़ाया और आगे बढ़ गया, एंड फाइनली इट रीचेस टू द मैक्सिमम रेट के, ये मैक्सिमम रेट तक पहुंच गया, जिसे क्या बोला, इसको हमने बोला Vmax। क्या बोला इसको हमने बेटा? इसको हमने Vmax बोला। Vmax इज द पॉइंट वेयर द एंजाइम शोज द सैचुरेशन इफेक्ट, जहां पर एंजाइम जो है वो उसके सारे एक्टिव साइट ऑलरेडी भरे हुए हैं। ठीक है, तो क्या बोला इसको हमने Vmax का, इसको हमने के, तो Vmax का मतलब है कि दिस इज द पॉइंट वेयर सैचुरेशन इफेक्ट, जहां पर कि हमें संतृप्तता प्रभाव हमको देखने मिलता है, ऑल एक्टिव साइट्स आर फुलफिल्ड, सारे एक्टिव साइट यहां पर भरे होते हैं। ठीक है, देखिए आप ना, ये एंजाइम है फिक्स है, हमने कहा फिक्स एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन रेट के, आपने क्या किया, आपने सबस्ट्रेट को बढ़ाया। देखो अभी एंजाइम अवेलेबल, बड़ी संख्या में एंजाइम अभी अवेलेबल है, उनके पास एक्टिव साइट अवेलेबल है। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि सारे के सारे एक्टिव साइट जो है वो मैक्सिमम ही फुल जो है वो भर चुके होंगे, और यहां पर मैक्सिमम एक्टिव साइट फुल, जो मैक्सिमम टर्नओवर था एंजाइम का वो यहां पर मिलेगा, सारे एंजाइम के सारे एक्टिव साइट भरे होंगे, अब इसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो एक तो हमको ये समझ में आता है। अब What is the meaning of Michaelis Menten constant? अब Michaelis constant का मतलब क्या होता है? Michaelis Menten constant या जिसे बोलते हैं हम Km वैल्यू बोलते हैं, इट इज ए मैथमेटिकल डेरिवेटिव और एक कांस्टेंट के। Michaelis Menten कांस्टेंट की बात करें हम, Km वैल्यू की बात करें तो ये एक मैथमेटिकल डेरिवेटिव होता है, एक कांस्टेंट होता है के, विच इंडिकेट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कहा ना बेटा, ये किसको शो करता है? ये शो करता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, एट विच द केमिकल रिएक्शन
catalyzed by an enzyme attains half of its maximum velocity के मैंने कहा था Km इक्वल टू हाफ Vmax, ठीक है ना, मतलब Km वैल्यू एक मैथमेटिकल डेरिवेटिव है, कांस्टेंट है जो उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है जिस पर कि एक केमिकल रिएक्शन, एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच चुकी होती है। इसको माइकलिस और मेंटन ने बतलाया था कि, और क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि Km वैल्यू जो इस बात को डिनोट करता है कि कोई भी एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के पास से कितनी अधिक एफिनिटी है, यानी कोई भी जो एंजाइम है उसकी अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कितनी एफिनिटी, कितना उसकी बंधुता है, कितना तेजी से रिएक्ट करता है। इसका मतलब यह हो गया कि लो Km वैल्यू लो होगा मतलब मोर एफिनिटी, ठीक है। यदि Km वैल्यू मोर होगा मतलब लेस एफिनिटी, ठीक है। मतलब यह है कि सबसे अच्छा जो मैक्सिमम सबसे बढ़िया एंजाइम होगा, ठीक है, जो फैंटास्टिक एंजाइम होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी से आगे बढ़ाएगा, जो सबसे बेहतर एंजाइम होगा उसका Km वैल्यू कम होगा, ठीक है। और जो एंजाइम स्लो काम करेगा उसका Km वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। The Km value differ from substrate to substrate because enzyme differ in their affinity towards different substrate। क्या हाई Km वैल्यू इंडिकेट लो एफिनिटी, जबकि लो Km वैल्यू इंडिकेट थी, भाई देखो ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी से आगे बढ़ा दे उसकी सबसे अधिक बंधुता होगी, वो तेजी से काम कर रहा है। तो लो Km वैल्यू का मतलब है कि एंजाइम थोड़ा सा सबस्ट्रेट कांस्टेंट बनाने पर एंजाइम मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच जाता है, मतलब वो एवरी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को इफेक्टिवली वो यूज कर पाता है। तो लो Km वैल्यू हाई एफिनिटी को शो करता है, मोर इफेक्टिव एंजाइम को शो करता है, जबकि हाई Km वैल्यू लेस एफिनिटी को शो करता है, लेस इफेक्टिव एंजाइम को वो शो करता है। क्लियर? प्रोटीएज एक्ट ऑन डिफरेंट प्रोटीन, प्रोटीएज अलग अलग प्रोटीन पे काम करता है, एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन पे काम करता है, उसे डाइजेस्ट करता है। इट Km वैल्यू विल डिफर फ्रॉम प्रोटीन। अब ये अलग अलग प्रोटीन से इसकी Km वैल्यू अलग होती है, डिपेंड करता है किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से उसकी एफिनिटी अधिक है, किसी से कम है इसकी, ठीक है। अब एलोस्टेरिक एंजाइम do not show typical Michaelis-Menten constant और एलोस्टेरिक एंजाइम do not obey Km। अब ये एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है दिमाग में रखिए, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि there are some एंजाइम, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि फीडबैक इनिबिशन करते हैं, जिनमें कि जो है एक्टिव साइट के अलावा एक्स्ट्रा साइट होती है जो उन एंजाइम की स्पीड को कंट्रोल करती है, उन्हें हम एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं, फीडबैक इनिबिशन एंजाइम कहते हैं। अभी इतना ध्यान, आगे बात करते हैं, ठीक है। Km वैल्यू का मान जनरली Km वैल्यू का वैल्यू कितना होता है, ये 10 to the power -1 से लेकर 10 to the power -6 m के आसपास होता है इसका वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है। ये जनरली Km का वैल्यू होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मालूम चला हमें, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के बारे में बात किया हमने। देखो बेटा, ऐसा है कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का मैं चाहूं तो पूरा डेरिवेशन कर सकता हूं, मैथमेटिकली मैं सिद्ध कर सकता हूं कि वो Km इक्वल टू हाफ Vmax क्यों आएगा, पर वो हमारे काम का नहीं है। वो मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री में काम का है, अभी आपके काम का नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। तो ये मत सोचेगा कि मुझे आता नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। एनर्जी खराब करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो इसलिए अभी हमने जो बेसिक फंडा जो एग्जाम में आता है वो हमने दिमाग में डाल लिया, ठीक है। अब एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें हम के, तो देखो बेटा यहां पर भी सिंपल सी बात है कि एक फिक्स, यदि आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को आपने फिक्स रखा आपने, यदि आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होगा, ठीक है, तो एंजाइम का आप जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट तक तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और वो उसके बाद फिर नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि अब सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है, अभी सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है। यदि आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को आपने फिक्स रखा तो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर एक लेवल तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उसके बाद वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी आपने बढ़ा दिया, मतलब ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीज, तो ग्राफ सीधा ऊपर बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। हम लोग जो बायो रिएक्टर होते हैं ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में, जो बायो रिएक्टर होते हैं जिनसे हम केमिकल्स इंडस्ट्रियल लेवल बनाते हैं ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं, ताकि ग्राफ सीधा ऊपर की ओर जाए, अधिक से अधिक उत्पाद मिले, ठीक है। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture. But it's important to inform you
you should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. बात करते इसमें हम आगे, ठीक है। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemical that bind to the enzyme. अब देखो, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो एंजाइम के लिए इनहिबिटर के समान काम करते हैं, संदमक के समान काम करते हैं, पॉइजन के समान काम करते हैं। वो एंजाइमेटिक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देंगे या उसके साथ में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के समान में कॉम्पीट करेंगे उससे, ओके, तो उन्हें हम इनहिबिटर कहते हैं। देखिए, when the binding of the chemical shut off enzyme activity, जब ये केमिकल एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ करते हैं, इस प्रोसेस को हम इनहिबिशन बोलते हैं और ऐसे केमिकल्स को हम इनहिबिटर बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहिबिटर? इनहिबिटर वो केमिकल होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शट ऑफ करते हैं, कम करते हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इनहिबिटर है बेटा, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली, अब देखो सिंपल सी बात है, क्या हुआ, मेरे पास एक लॉक है, फिर से वही लॉक आ गया अपना, ये घर का लॉक है, ये बार बार काम आ रहा है हम लोग उठ के, तो मेरे पास एक लॉक है, ठीक है। इस लॉक में एक ही की है मेरे पास, अभी एक ही की है इसमें, ठीक है ना, है ना। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये एंजाइम है, ठीक है, तो ये जुड़ रहा है जाके, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन इमेजिन कीजिए, बिल्कुल इसके समान दिखने वाली 10 चाबियां मेरे पास और हो। आई हैव 10 मोर कीज जो इसके समान दिखती हैं, लेकिन वो इसकी की नहीं है। अब सब की को मैंने मिला दिया। कई बार होता ना, कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं, चाबी का एक गुच्छा लेके जाते हैं, अब डाला एक की डाला, अरे ये तो खुल ही नहीं रहा, ये इसका चाबी नहीं है, दूसरा निकालो, नहीं खोला, ये भी इसका चाबी नहीं है, तीसरा लेके आओ, ये भी इसका चाबी नहीं है। अच्छा, सब एक समान दिख रहा है, सब एक समान दिख रहा है, पर जो इसका चाबी नहीं है उससे, जो इसका की नहीं है उससे लॉक नहीं खुलेगा, जो इसका की है उससे लॉक ये खुल जाएगा, है ना। मतलब, लेकिन मान लो अब ये की है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि समझने की बात है, ठीक है, फंडा समझो बेटा, कि कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये एक लॉक है, ठीक है, ये एक लॉक है, ठीक है, ये इसका की होल है ना, है ना। मैं छोटा जाता हूं जरा, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक, इसका की होल है, ये इसकी चाबी है, ये इसकी की है ना, ठीक है, जिससे खुलता है। अब हमारे पास क्या, हमारे पास ऐसी की, हमारे पास में ऐसी जो है वो की जो है वो और भी आ गई बल्कि, है ना। हमने कहा कि ये इसकी की है, एक की हमारे पास, ऐसी की हमारे पास में और भी आ गई है, ठीक है ना। फिर ऐसी की एक और भी आ गई हमारे पास में, ठीक है। एक की हमारे पास ऐसी है और एक की हमारे पास ऐसी है। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अरे सर ये वाली चाबी तो नहीं लगेगी इसमें, क्यों नहीं लगेगी? अरे देखो तो ताले से बड़ी चाबी है भाई, ये कहां से लगेगी, तो बड़े बड़े ताले की चाबी है, तो खजाने की ताले चाबी है, तो ये नहीं लगेगी इसमें, ये वाली। अरे सर देखो तो लो, कम से कम जो लॉक का अंदर जो एक्टिव साइट है, जो उसका की होल है, उसका साइज देखो, चाबी का साइज देखो, क्या बात करते हो, ये भी नहीं लगेगी। अच्छा, ये दोनों को तुमने कैसे रिजेक्ट कर दिया, तुमने कैसे डिसाइड किया कि ये चाबी नहीं लगेगी इसमें? आपने कहा अरे सर सिमिलर स्ट्रक्चर तो देख लो उसका, यानी वो जो एक्चुअल चाबी है, जो एक्चुअल चाबी है वो ये है, उसकी तुलना में ये चाबी नहीं लग सकती है, ये भी नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में कोई सिमिलरिटी नहीं है, देखने में एक समान नहीं है, घुसेगा ये की होल में जाकर जाएगा ही नहीं अंदर, वो फिट ही नहीं हो पाएगा उसमें। इसका मतलब ये वाली चाबी कंफ्यूज कर सकती है, ये वाली कंफ्यूज कर सकती है। आपने कहा हाँ सर, मतलब ऐसी चाबियां, ऐसे कीज जो देखने में एक समान है, जो दिखने में एक समान है, वो हमें कंफ्यूज कर सकती है, वो हमें कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। जो दिखने में एक समान है वो हमें कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो डिफरेंट है वो कंफ्यूज नहीं करेगी। अब देखो, चलो इसी चीज को हम लेते हैं एग्जांपल। मैंने कहा मेरे पास में, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में जो है वो कुछ पेन, ठीक है, मेरे पास में कुछ जो है वो पेन, ठीक है। मैंने कहा आपसे, ठीक है, आपने कहा कि, मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है कि ये इसका ढक्कन है पेन का, देख रहे हो आप, है ना, ठीक है, ये इसमें लगता है, ठीक है, ये इसमें लगता है ना, ठीक है, दोनों लगते हैं। ये एक और पेन है, इसका
शेप सूप अलग है थोड़ा, है ना, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहां होगा, यदि मैंने दोनों पेन खोल दिए और गलती से मैंने जो है वो कलर नहीं देखा, कलर भूल जाओ, कलर भूल जाओ, आपके उसके कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हमने केवल ढक्कन लगाया, तो हो सकता है कि हम इसका यहां पे लगा दें, गलत लगा कि नहीं लगा, गलत लगा है, ये भी गलत लगा है, ठीक है ना बेटा, गलत लगा कि नहीं लगा, लगाना गलत, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने गलत लगा दिया ये। तो गलत हमने क्यों लगा दिया बेटा, गलत हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये एक समान है ना, स्ट्रक्चर में देखोगे आप तो बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों एक समान है, ठीक है, इसलिए जो है ये गलत लगने की संभावना थी। लेकिन यदि हम बोले आपसे कि मैं कंफ्यूज हूं इसके और इसके बीच में, नहीं पॉसिबल है, देखो ये तो फिट ही नहीं है, तो अलग ही है, ये तो जाएगा ही नहीं इसके अंदर, तो नहीं लग सकता है ना, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे इनहिबिटर जो देखने में एक समान, ऐसे केमिकल जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के समान दिखते हो, ऐसे केमिकल जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के समान दिखते हो, दे में इनहिबिट द एंजाइम एक्शन। अब प्रश्न उठता है कैसे, अरे भाई हमारे पास एक चाबी का गुच्छा था, हमको लॉक खोलना है, चारों चाबियां एक समान दिखती हैं, पहली चाबी डाली लॉक नहीं खुला, दूसरी चाबी डाली लॉक नहीं खुला, तीसरी की डाली लॉक नहीं खुला, चौथी से लॉक खुल गया। हमने टाइम खराब किया है नहीं किया, 4 बार हमको मेहनत लगी या नहीं लगी, लगी, रेट ऑफ फ्रिक्शन कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यदि एक ही की होती तो झट से लॉक खोल लेते हम। आई बात समझ में, चलिए अब आपने कहा सर और बताओ इसके बारे में कि इस संकट से बाहर कैसे निकले, ये तो बड़ी भारी समस्या, इससे बाहर कैसे निकले। मैंने कहा तुम एक काम करो, चाबी के गुच्छे में कितनी चाबी है तुम्हारी, 4 की है, उसमें 4 में से एक की तुम्हारी ओरिजिनल है, काम करती है, 3 काम नहीं करती है ना। आपने कहा 3 को तुम निकाल भी नहीं सकते हो, वो तुमको रखनी पड़ेगी वहां पे, है ही उसमें। आपने कहा हाँ सर, एक काम करो, जो तुम्हारी एक्चुअल की है ना वैसी 10 की और बनवा लो। आपने कहा क्यों, अरे लगा दो गुच्छे के अंदर, 10 की आपने और लगा दी। आप बोलोगे, अब आप बोलोगे सर क्या फायदा, अरे फायदा देखो ना, पहले तो पास 4 की थी, तुम्हारे कंफ्यूज होने की संभावना है 75% थी, 4 में से 3 की एक्चुअल नहीं थी, एक एक्चुअल थी, 75% चांसेस था कि तुम गलत की लगाओगे, था या नहीं था, हां। अब आपने क्या किया, सही वाली की आपने मल्टीपल संख्या कर दी, आपने कहा टोटल की जो है वो वहां पे 4 थी, 6 आपने और कर दी, अब 10 की हो गए, मतलब 60% पॉसिबिलिटी का तुम सही की लगाओगे, पहले 75% पॉसिबिलिटी थी कि तुम गलत की लगाओगे, अब तुमने सही वाली की बढ़ा दी, मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो ये इनहिबिटर का लेवल कम हो जाएगा, आपके जुड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। अरे बिल्कुल जनरल सा एग्जांपल यार, इसमें क्या दिमाग लगाना है ना। चलिए क्या लिखा है इसमें, व्हेन इनहिबिटर closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as the competitive inhibitor। देखिए मतलब जब इनहिबिटर देखने में एक समान दिखाई पड़े, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के समान दिखाई पड़े, चाबियां एक समान दिखाई पड़े, तो फिर इनहिबिशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक समान दिख रही है, कॉम्पीट कर रही है एक दूसरे से, वो जो जुड़ गया, इनहिबिटर जुड़ा, काम नहीं हुआ, सही चाबी लग गई, काम हो गया, ठीक है। Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor compete with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind, and as a result, the enzyme action decline. नहीं जुड़ पा substrate, enzyme action decline आती है। इसका example 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं है क्वेश्चन मतलब है क्वेश्चन ये, ठीक है, मैंने कहा बेटा आएगा मतलब आएगा, ठीक, कान खोल के सुन लो। इनहिबिशन of succinic dehydrogenase by malonate which closely resemble the substrate succinate in structure के। देखो बेटा, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्रेब साइकिल का एंजाइम होता है, ठीक है, ये क्रेब साइकिल का एंजाइम होता है, ठीक है, और ये सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ये क्रेब साइकिल का एंजाइम होता है, एंड दिस इज द एंजाइम जो कि क्रेब साइकिल में काम करता है। सक्सिन जो इसका सबस्ट्रेट होता है वो सक्सिनेट होता है, सक्सिनिक एसिड को ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेंबर में पाया जाता है, ठीक है। सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज जो होता है इस एंजाइम के का जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो सक्सिनिक एसिड होता है, लेकिन जो मेलोनिक एसिड होता है, जो मेलोनिक एसिड होता है वो मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर सक्सिनिक एसिड के समान होता है, तो कई बार मेलोनिक एसिड जाकर जुड़ जाता है जिससे फ्यूमेरिक एसिड नहीं बन पाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजन के। ऐसे अब हम क्या करते हैं, हम इस नॉलेज का इस्तेमाल दवाओं के लिए करते हैं, कि हमने क्या किया, हमने इस नॉलेज का इस्तेमाल किया कई मेडिसिन में किया हमने, के बैक्टीरिया का कंट्रोल करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया हमने, ठीक है।
चलिए आगे बात करें, हम वो एग्जाम दवाओं वाला एग्जाम्पल भी हम आगे लेंगे, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा हमको हट के एनसीईआरटी से बाहर निकल के समझना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो इनहिबिशन का हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए एक प्लेयर है, समझ लटके, मतलब प्लेयर क्या, मैं आपको बताता हूं, आपको मैं सच्ची घटना बताता हूं, द रियल इंसिडेंट्स के दैट हैपेंस, क्या सालों पुरानी घटना है ये। अभी आप पता नहीं जानते भी कि नहीं जानते हैं, आपकी टेनिस की, लॉन टेनिस की बड़ी अच्छी प्लेयर स्टेफी ग्राफ है ना, एंड मोनिका सेलेस। एक जमाना था, मतलब बोथ आर दी ब्यूटीफुल प्लेयर्स, क्या बहुत अच्छा खेलती थी, ब्यूटीफुल देखने में भी सुंदर थी, खेलने में भी सुंदर थी, क्या ठीक है, मतलब एक ने तो बाद में मॉडलिंग भी किया। तो जो मोनिका सेलेस है और स्टेफी, देखिए गूगल करना आप, स्टोरी आपको मिल जाएगी, गूगल पे है स्टोरी के। तो स्टेफी ग्राफ और मोनिका सेलेस एक समय में जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेनिस प्लेयर थी। मतलब उन दोनों का मुकाबला कभी हो ना, तो कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल था। मतलब मोनिका सेलेस एक राउंड में भारी, तो अगले राउंड में स्टेफी ग्राफ भारी, ठीक है, मतलब उन दोनों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, कौन जीतेगा ट्रॉफी ये कहना मुश्किल था, क्योंकि दोनों में बराबर का कंपटीशन था। मोनिका से मान लो मैं जर्मनी का हूं, स्टेफी ग्राफ का समर्थक हूं, मैं जर्मनी का हूं, तो मैं जर्मनी के जीतने के चांसेस क्या है, जब स्टेफी ग्राफ अच्छा खेल जाए तो वो जीत जाएगी जर्मनी, यदि मोनिका सेलेस उसने अच्छा खेल गई तो रशिया जीत जाएगा। बड़ा भारी मुकाबला है, कंपटीशन बराबरी का है, एक समान खेलने वाले, एक समान क्षमताओं वाले, लेकिन बात इतनी सी है कि हम तो जर्मनी के समर्थक हैं, हम तो स्टेफी ग्राफ के समर्थक हैं, तो हमने कहा भैया नहीं, मोनिका नहीं जीतना चाहिए। तो बात इतनी सी है कि अब देखो, कहने का मतलब है कि जब कभी किसी को हराना हो और सेम लेवल का आपने अपोनेंट लाके खड़ा कर दिया आपने, तो कंपटीशन तो बराबरी का हो गया, एकदम 1 to 1 हो गया, नेक टू नेक कंपटीशन हो गया। कभी वो जीतेगा, कभी ये जीतेगा, कभी इनहिबिटर जुड़ेगा तो कभी सबस्ट्रेट जुड़ेगा, कभी सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो कभी इनहिबिटर जुड़ेगा, बराबर 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 हो गया। अब एक दुर्घटना घटी, ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि स्टेफी ग्राफ को हराने के लिए कौन चाहिए, मोनिका सेलेस चाहिए, मोनिका सेलेस को हराने के लिए कौन चाहिए, स्टेफी ग्राफ चाहिए। ये कहानी मैं हर बार सुनाता हूं और ये सच्ची कहानी है, इसलिए कन्विंस भी करती है बात को। एक घटना घटी, एक मैच चल रहा था, मोनिका सेलेस और स्टेफी ग्राफ दोनों खेल रही थी। मोनिका सेलेस पहले 2 राउंड में स्टेफी ग्राफ पर भारी पड़ रही थी। स्टेफी ग्राफ का एक समर्थक था जो स्टेफी ग्राफ का बड़ा फैन था, उनको बहुत चाहता था। कई लोग होते ना ऐसे चाहने वाले लोग होते हैं जो बहुत डिस्ट्रॉइंग टाइप के होते हैं, खुद को भी डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, तुझे भी मार दूंगा टाइप के लोग होते हैं, बिल्कुल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एकदम वेल प्रूफ, मनुष्य के बेस में गधा, ऐसा भी कोई आदमी होता है, प्यार तूने क्या किया टाइप का। तो वो वैसा आदमी था। उसने देखा कि मोनिका सेलेस जीत रही है, स्टेफी ग्राफ जो है वो टेंशन में हार रही है, तो वो एक बड़ा चाकू लेके आया और उसने बीच ग्राउंड में चलते मैच में मोनिका सेलेस के पीठ में उसने खंजर मार दिया, बड़ा चाकू मार दिया पीठ में। एकदम हड़कंप मच गया, पुलिस सबके एकदम जो है वो ब्लड हो गया उसके ऊपर के। तुरंत मोनिका सेलेस को लेके जो है वो कहां गए, आईसीयू में लेके गए, उनका ट्रीटमेंट किया इमीडिएटली के, और फाइनली वो बड़ी गंभीर आईसीयू में रही, बड़े गंभीर उनको इंजरी हुआ था, और उसके बाद उनको फाइनली बचा लिया गया। मैच वहीं कैंसिल हो गया, सब कुछ वहीं रुक गया, वो आदमी को अरेस्ट किया गया, सजा हुई उसको, जो व्हाटएवर के जो भी लीगल प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया। ये क्या था? क्या ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन था? क्या यहां पे कोई प्रतियोगिता हो रही थी? नहीं, ये तो एक प्रकार का क्राइम था। ये देयर आर सम इनहिबिटर, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं। उसने कहा भाई देखो, मोनिका सेलेस से स्टेफी ग्राफ को जिताना था, तो उसने मोनिका सेलेस को मारने की कोशिश की, उसने ऐसा इनहिबिट किया उसने उसको कि वो बचे ही ना। तो समझ गए ना, ये सच्ची घटना है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उस केस में जो इनहिबिटर था, वो आदमी इनहिबिटर था, उसने क्या किया, उसने उस एंजाइम को जाके मार दिया। मतलब देयर आर सम पॉइजन जो कंपटीशन नहीं करते हैं, वो किसी को मार देते हैं। तो देयर आर सम केमिकल्स जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं, वो आप प्रतियोगी संदमन करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं एक्टिव साइट से, कोई मतलब नहीं गेम से, उन्हें मतलब है कि मार दो, खत्म करो बात, रिएक्शन कम हो जाएगा, कंपटीशन ही नहीं बचेगा। समझ गए बात को? तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। अब तीसरा होता है फीडबैक इनहिबिशन।
इमेजिन करते हैं, स्टेफी ग्राफ ने खूब मैच खेला, अच्छे से खेला, दिन भर से वो अपना कंपटीशन में लगी थी और सुबह ट्रेनिंग किया, उन्होंने मैच खेला, फिर शाम को ट्रेनिंग किया, बहुत थक चुकी है, बहुत ज्यादा थक चुकी है। वो अपने घर पहुंची, हम इमेजिन कर रहे हैं कि स्टोरी, अपने घर पहुंची, घर पर उनकी भाई की छोटी सी बेटी रहती है। उसने बोला, अरे बुआ जी आप आ गई? स्टेफी ग्राफ ने कहा, हाँ बेटा मैं आ गई, मेरे साथ टेनिस खेलो ना, मैं बहुत थकी हुई हूं। नहीं नहीं नहीं, आप कभी नहीं खेलती हो, आप है ना, आप इतनी अच्छी प्लेयर हो, सब कहते हैं, पापा भी कहते हैं अच्छी प्लेयर, आपको बुआ जी खेलना ही पड़ेगा हमारे साथ में। नहीं 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 करके तो अब उसने कहा चलो खेल लेते हैं। बाहर, चुकी स्टेफी ग्राफ का घर है, बाहर बना भी हुआ लॉन, उसमें चलो एक मैच खेलते। अब वो लड़की जो थी उसने खेलना शुरू किया। अब स्टेफी ग्राफ ने, बहुत दिन भर की थकी हुई है, नींद भी आ रही है, खाना भी नहीं खाया, बहुत 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 ओवरबर्डन्ड है, खेला, उस लड़की ने मारा, नहीं संभाल पाई, चला गया, पॉइंट हो गया, फिर पॉइंट हो गया, फाइनली स्टेफी ग्राफ हार गई। लड़की बड़ी खुश कि देखा देखा देखा, बुआ को हरा दिया, देखो नंबर 1 प्लेयर को हराया मैंने, वो हार गई। ठीक है, रात को सो गई, सुबह सो के उठी, थकान पूरी चली गई थी, थकान थी नहीं अब उसने चैलेंज किया फिर से, बुआ जी एक बार फिर से। हाँ बेटा आजा जरा, 1 2 3, बॉल कहां गई समझ में ही नहीं आया कि वो लगा के पॉइंट लगा के बॉल इस पावर से खेला कि वो समझ में नहीं आया कि क्या मतलब किधर हार गई। वो बोले बुआ रात को तो तुम जो है जीत गई, हार गई थी, अभी तुम दिन में मेरे को हरा दिया तुमने, ऐसा कैसे हो गया ये? बोली फीडबैक इनहिबिशन था ये, जब एक एंजाइम ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट का वैल्यू का लेवल बढ़ जाएगा, उससे उस एंजाइम में क्या होगा, एंजाइम में एक साइट और होती है जहां पर प्रोडक्ट जुड़ने लगता है, जैसे प्रोडक्ट जुड़ने लगता है तो एंजाइम काम नहीं कर पाता, कम काम करता है, फीडबैक इनहिबिशन। अपना ही प्रोडक्ट जो है, दिन भर मैं खेली थी इसलिए मैं थक गई थी, यदि दिन भर नहीं खेलती तो मैं थकती नहीं, तो तुम जीत नहीं पाते। दिन भर मैंने काम किया है, इतना प्रोडक्ट बनाया है मैंने कि वो प्रोडक्ट ही मेरे लिए इनहिबिटर बन गया, इसीलिए ये फीडबैक इनहिबिशन है। जब प्रोडक्ट को कम कर दोगे मैं फिर से तेज होगी, थकान खत्म हो गई, मैं फिर से एक्टिव हो गई, ये इनहिबिशन तीसरा वाला है। अब बताओ ना क्या कठिन है इसमें? चलो हम इसी थ्योरी को अप्लाई करते हैं यहां पे, है ना, चलो मजे मजे के साथ में। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें हम, सम सब्सटेंस, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें इनहिबिटर कहते हैं, जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों के दोनों एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करते हैं और इस तरह का इनहिबिशन रिवर्सिबल टाइप का होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आपने क्या किया, आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया तो सबस्ट्रेट के जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा, तो ये रिवर्सिबल टाइप का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि यदि आपको इनहिबिशन को हटाना है तो आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो इनहिबिशन कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए एंजाइम है ना, सबस्ट्रेट इनहिबिटर दोनों दोनों का जुड़ने वाला स्थान देखो एक जैसा ऐड किया तो क्या होगा बेटा, जब इनहिबिटर जुड़ेगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो डाउन हो जाएगा। तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एक समान है, स्ट्रक्चर में समान है। जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, इनहिबिटर जुड़ेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना, देखिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जब इनहिबिटर जुड़ा तो आगे प्रोडक्ट नहीं बना, जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। और आपको यदि आपको इनहिबिशन को कम करना है तो बार बार बतला रहा हूं, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बार बार बोल रहा हूं कि इनहिबिशन, आपको यदि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम करना है तो प्लीज प्लीज डू इंक्रीज दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल को एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज मैलोनिक एसिड, जो इनहिबिट करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजन एंजाइम को, किससे कॉम्पीट करता है, ये सक्सिनिक एसिड से कॉम्पीट करता है और ये सक्सिनिक एसिड की बजाय खुद जुड़ जाता है। जब ये सक्सिनिक एसिड की बजाय खुद जुड़ेगा तो तो फ्यूमेरिक एसिड नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके अलावा एसिटाजोलामाइड, ये कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो इनहिबिट करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रस किस पे काम करता है, कार्बोनिक एसिड पे काम करता है, तो एसिटाजोलामाइड जो है उसको इनहिबिट करता है। एलोप्रिनॉल जो होता है ये जेंथिन ऑक्सीडेस की एक्टिविटी को जो है वो क्या करता है बेटा, वो उसको जो है वो उससे इनहिबिट करता है और इसका इस्तेमाल हम गाउट के ट्रीटमेंट में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम गाउट के ट्रीटमेंट में करते हैं। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बॉडी अधिक यूरिक एसिड बन रहा होता है, तो गाउट को कंट्रोल करने के लिए हम यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम करते हैं और यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलोप्रिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। वो एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेस को जो है वो इनहिबिट करता है। ठीक है, क्लियर।
द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड इनहिबिट द एंजाइम फ्रॉम एक्टिंग ऑन द प्रॉपर सबस्ट्रेट। ठीक है, समझ गए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, ये सब एमसीक्यू एग्जाम के, दिस ऑल आर द एमसीक्यू। क्या समझना बेटा बात, उसके भले ही एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं देखा पर सब एमसीक्यू, सब काम काट के। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉक एंड की थ्योरी का एविडेंस है। एक समान दिखने वाली चाबियां हमें कंफ्यूज कर सकती हैं इनके, तो ये लॉक एंड की थ्योरी का एक एविडेंस है। ठीक है, इसके अलावा हम बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कि जो सल्फा ड्रग होती हैं, वो इनहिबिट करती हैं फॉलिक, बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड के बनने को वो इनहिबिट करती हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड के बनने को वो इनहिबिट करती हैं। ठीक है, किससे कॉम्पीट करती है वो, बाय कॉम्पिटिंग विद द पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है ना बेटा कि ये बैक्टीरियल पैथोजन के लिए काम करती है, तो उसी को हमने एक्सटेंड करके लिखा है यहाँ पे कि एक्चुअली में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सल्फा ड्रग जैसे कि प्रोटोनसिल होती है, सल्फा ड्रग इज प्रोटोनसिल। ठीक है, सल्फा ड्रग जो होती है सेप्ट्रॉन इज सल्फा ड्रग, तो सल्फा ड्रग जो होती है वो बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और इसके लिए पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड से वो कॉम्पीट करती है एक्टिव साइट के लिए। ठीक है, जो सबस्ट्रेट एनालॉग क्या होते हैं, ये सबस्ट्रेट एनालॉग मतलब सबस्ट्रेट के समान दिखने वाले केमिकल के, सबस्ट्रेट एनालॉग इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कई बार कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए हम सबस्ट्रेट एनालॉग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये सबस्ट्रेट के समान दिखाई पड़ते हैं पर एक्चुअल सबस्ट्रेट होते नहीं है और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं। ठीक है ना, ये एंजाइम मेटाबोलाइज नहीं करता है, याद रखना बेटा, वेरी वेरी आईएमपी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वे Km वैल्यू को बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज द Km, क्योंकि देखो अभी कारण ये है कि ये यहां पर ये Km वैल्यू को बढ़ाते हैं लेकिन Vmax पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं बेटा, वेरी दिमाग में लिख, में नोट कर रजिस्टर कर लो इस बात को और कहीं लिख के लगा लें दीवार पर सामने के कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होते हैं वे Km वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि आपको मोर एंड मोर सबस्ट्रेट देना पड़ेगा तब जाके वो सारी एक्टिव साइट फुल होंगी, क्योंकि कुछ एक्टिव साइट पर इनहिबिटर जुड़ रहा होता है। तो वहां पर जो है जैसे हमने कहा ना कि कुछ बसों में कुछ सीटें खाली जा रही हैं, कोई ऐसा सामान रखा है कि जिसके कारण हम बसों में जो है वो लोगों को बैठा नहीं पा रहे हैं बस के अंदर हम। ठीक है, मान लो वो 40 बच्चों वाला एग्जांपल लिया था हमने, वहां पे बस की 10 सीटें ऐसी, इसमें हमने कोई सामान रख दिया है तो वो 10 सीटें तो खाली जा रही हैं, उसमें तो कोई बैठा ही नहीं पाएंगे हमके, तो हमें क्या और बस बढ़ा देंगे वहां पे तो हमारा काम चल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि Km वैल्यू को इंक्रीज करता है, यानी आपका Vmax तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपके बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जगह पर इनहिबिटर जुड़ रहा होता है, लेकिन Vmax को ये Vmax को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में ये जो ग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बना लेना कॉपी के अंदर, वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ के। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो उसमें Vmax अफेक्ट नहीं करता है, Km वैल्यू पर उसका असर पड़ता है। ठीक है ना, ठीक, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, Km वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, केवल Vmax से फर्क पड़ता है क्योंकि एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गया होता है वहां पे। ठीक है ना, अब बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। मैंने बताया था पॉइजन, जहर मारने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, ये एक्टिव साइट के लिए कॉम्पिट नहीं करते हैं बल्कि ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, एंजाइम के फिजिकल स्ट्रक्चर को अल्टर कर देते हैं और इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। जैसे मोनिका सेलेस का एग्जांपल दिया, चोट लग गई तो कैसे खेल पाएगी, वो नहीं खेल पाई, कभी लाइफ में दोबारा नहीं, आपको पता है वो कभी वो इतनी अच्छी प्लेयर थी, कभी दोबारा नहीं खेल पाई, फिर उसके बाद उनको मॉडलिंग करना पड़ा। ठीक है, खैर ये इरिवर्सिबल टाइप है, जो डैमेज हुआ वो परमानेंट डैमेज है, उससे रिकवरी नहीं कर सकते आपके। तो ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है ये एंजाइम के फिजिकल स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट से कॉम्पिट नहीं करता है। ये चूंकि एंजाइम को डैमेज करता है इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है और ये इरिवर्सिबल टाइप का होता है। ठीक है ना, देखिए आप ना, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो कभी भी जो है वो एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट नहीं करता है। देखिए आप, वो कहीं और जाके जुड़ा है, उसने क्या किया, उसने एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिमॉर्फ कर दिया उसने। ठीक है ना, एग्जांपल क्या इसका, जो सबसे खतरनाक पॉइजन, दुनिया का मोस्ट डेंजरस पॉइजन, सबसे खतरनाक पॉइजन है वो साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सबसे खतरनाक पॉइजन। क्या तो साइनाइड जो है ये हमारा
जो रेस्पिरेटरी चेन का एंजाइम है, हमारे रेस्पिरेटरी चेन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सबसे आखिर में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। पढ़ाया हुआ ऑलरेडी मैंने आपको कहां पे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ मेट के। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रेस्पिरेशन के लिए और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रोक देता है आपके, और रोक देगा जबकि इसकी कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसकी ऑक्सीजन से किसी और चीज से कोई सिमिलरिटी नहीं है। पर साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा उसको, और उसके चलते क्या होगा कि रेस्पिरेशन रुक जाएगा, व्यक्ति की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। ठीक है। डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट डैप inhibit the enzyme capable of catalyzing hydrolysis of ester and peptide linkage एसिटाइलकोलाइन esterase, trypsin and chymotrypsin। ठीक है। तो ये केमिकल क्या करता है, जो डैप केमिकल है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ये एसिटाइलकोलाइन esterase, trypsin, chymotrypsin की एक्टिविटी को ये सप्रेस करता है। आइडो एसिटामाइड इनहिबिट एंजाइम विच हैव सल्फोड्राइल और इमिडाजोल ग्रुप। क्या, तो ये सारे जितने लिखे हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है ये सब के सब मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन द मॉडर्न मेडिसिन। तो आइडो एसिटामाइड जो होता है ये सल्फोड्राइल और इमिडाजोल ग्रुप जिन एंजाइम होता है उनको वो इनहिबिट करता है। ठीक है। याद रखना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम की Vmax को डिक्रीज करते हैं लेकिन इनका Km वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। दे डू नॉट अफेक्ट दी, इनका Km वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, ये Vmax को ये स्लो डाउन करते हैं। ठीक है। तो दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बेटा दिमाग में रखना, क्या और डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, मैं आपको बता रहा हूं मैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू वेरी करती है, Vmax पे फर्क नहीं पड़ता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax जो है वो वेरी करता है लेकिन Km वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है ना। कंपैरिजन में हमने देखा तो एक नॉर्मल एंजाइम के ग्राफ से हमने कंपेयर करके देखा इसको हमने। ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन की बात करें, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन की बात करें तो देखो बेटा सिंपल सी बात है कि फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एंजाइम जो होता है ना वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो अब ऐसा ना हो कि अनिश्चित काल तक कोई भी एनॉर्मस अमाउंट में प्रोडक्ट बनता रहे। यदि एंजाइम लगातार काम करता रहेगा तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो सिस्टम होता है सेल में, कोई रिसोर्सेज को, जो सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट रिसोर्सेज है उनको बेहतर इस्तेमाल करने का सिस्टम पूरा होता है। ठीक है। तो होता यह है कि जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वो उसका जब 1% से ऊपर उसका लेवल बढ़ता है तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, जो सीरीज ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट एंजाइम की यदि कोई सीरीज ऑफ रिएक्शन है तो उसमें से पहले एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन को वो कम कर देता है। कैसे मालूम चला भाई? देखिए ऐसा है, सिंपल सी बात है कि आपने कभी देखा है, एक बड़ी सिंपल सी बात हम देखें यहां पे, शादी विवाह में हम कभी जाते हैं, सुनना बात को, मतलब मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल देता हूं। मैरिज फंक्शन में आते हैं तो आपने देखा कभी मैरिज फंक्शन में कुछ लोग खाना खा रहे हैं मान लो, तो कुछ लोग होते हैं जो खाना बना रहे, भोजन बना रहे होते, वो जो अपन कॉन्ट्रैक्ट पे हलवाई लेके आते हैं तो वो पूड़ी निकाल रहे हैं सब। क्या होता है कई बार लोग खाना खाते चले जा रहे हैं तो पूरी बनती चली जा रही है। ठीक है ना। अब क्या हुआ, मान लो बनने वाली पूरी की संख्या बढ़ गई तो उन्होंने कहा अपनी और पूरी मत बनाओ, ठंडी हो जाएंगी, पहले ये खत्म होने दो फिर बनाते रहेंगे। ऐसे ही करते ना, बीच में काम रोक दिया, कुछ समय के लिए उन्होंने काम रोक दिया। इमेजिन करो ना आप कि क्या हुआ कि एक फंक्शन था, वहां पर पूरी सब्जी बन रही थी। ठीक है। सब्जी तो बन चुकी, पहले पूरी बनाने का काम चला। अब जब पूरी बनी वहां पे तो पूरी बनने में क्या हो रहा, समझते हैं, तली हुई रोटी गोल गोल। ठीक है ना, सब समझते होंगे यार। पूरी भारत में दी, अब तुम खीर पूरी नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। ठीक है। तो खीर पूरी बनी तो क्या हुआ कि वो बनाना शुरू किया उन्होंने, अरे इकट्ठी होती चली गई, बहुत सारी बन गई, और बना दी तो फिर ठंडी हो जाएगी। लोग बोलेंगे कैसी पूरी खिलाई, कैसा खाना खिलाया, रुक जाओ 15 मिनट रुको, पहले ये खाने दो इनको फिर बनाएंगे। ऐसे ही होता है ना, रोक दिया थोड़ी देर, फिर जब वो खत्म हो गई, ढेर खत्म हो गया तो फिर बनाना शुरू कर दिया। एंजाइम भी सेम होता है कि एंजाइम के पास भी, कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट का लेवल बढ़ने लगेगा तो वो देखेगा अरे लेवल बढ़ गया, रुक जाओ। जब तक ये प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बन इसलिए रहा है कि कोई ना कोई सेल में उसको इस्तेमाल करेगा, बना के वो प्रोडक्ट इसलिए बना वो कि उसका कोई ना कोई यूज करेगा, तो उसको
पहले खर्च करो, खर्च करो, खर्च करना हो, कम हो गया तो फिर एंजाइम ने काम शुरू कर दिया अपना। ये है फीडबैक इनहिबिशन कि जो प्रोडक्ट होता है वही। अब कैसे होता है ये डिसाइड कैसे हुआ? डिसाइड ऐसे हुआ कि जो पूड़ी बनाने वाला आदमी था, सुनना बात को, एकदम इमेजिन करो इसको, पूड़ी बनाने आदमी के सामने खूब सारा गुथा हुआ आटा रखा हुआ था, उसने आटे से लेई बना बना के उसने बना के पूड़ी निकाल रहा था। बाजू में एक उसके पास बर्तन रखा था, इसमें वो बनी हुई पूड़ी रख रहा था। देखा उसने कि बनी हुई पूड़ी उसमें उस बर्तन में बढ़ती चली जा रही, नंबर बढ़ रहा है उसका, तो उसने इधर से काम रोक दिया। ऐसे ही एंजाइम के पास में भी दो बर्तन होते हैं। पहला जो बर्तन है, एंजाइम के पास भी दो बर्तन होते हैं। पहला जो बर्तन होता है ना, उसमें सबस्ट्रेट होता है, दूसरे में प्रोडक्ट को रखा होता है। अब होता है कि जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट वहां पे रहने लगेगा। ऐसे क्या होता है, एंजाइम में दो साइट होती है, समझ लो, एंजाइम में दो साइट होती है। एक होती है एक्टिव साइट, ये मैंने कहा एक्टिव साइट, और दूसरी होती है इसमें एलोस्ट्रिक साइट। मैंने कहा ये एक्टिव साइट हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका प्रोडक्ट वाला एलोस्ट्रिक साइट हो गया। क्या तो एलोस्ट्रिक साइट, तो जैसे ही प्रोडक्ट का लेवल बढ़ेगा तो प्रोडक्ट एलोस्ट्रिक साइट पे जाकर जुड़ेगा। तो और खास बात यह है कि दोनों में से एक ही किसी भी एंजाइम में दोनों में से एक काम करेगी। यदि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट कम मात्रा में है, तो सबस्ट्रेट के जुड़ने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। ये जुड़ेगा तो यहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर छूट जाएगा वो। अब प्रोडक्ट का लेवल बढ़ने लगेगा तो प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट के जुड़ने की बढ़ जाएगी। तो अब ऊपर यानी एक बार में एक ही दरवाजा, एक ही साइड काम करती है, दोनों साइड एक साथ काम नहीं करती। यदि प्रोडक्ट जुड़ गया तो सबस्ट्रेट आगे काम नहीं करेगा, आगे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एंजाइम रुक गया थोड़े समय के लिए। और यदि सबस्ट्रेट जुड़ गया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट का लेवल बढ़ेगा तो वो उसके जुड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके जुड़ने की संभावना बढ़ी तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो उस प्रोडक्ट को सेल कहीं ना कहीं यूज कर रही होगी, तो प्रोडक्ट का लेवल कम होने लगेगा। अब प्रोडक्ट के जुड़ने की संभावना कम हो गई तो फिर से रिएक्शन चालू हो जाएगी। दिस इज द फीडबैक इनहिबिशन। देखते हैं क्या लिखा है। एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद का इकट्ठा होना, causes inhibition in the activity of the first enzyme of a series। यदि एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, तो उसमें से पहला जो एंजाइम होता है उसको जनरली इनहिबिट कर दिया जाता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन और आगे ना बढ़े। दिस इनहिबिशन इज ड्यू टू फाइनल एंड प्रोडक्ट एंड totally different in structure from the substrate of the enzyme is called the allostric और feedback inhibition के। देखिए ये जो इनहिबिशन होता है ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के कारण होता है। ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है और ये एलोस्ट्रिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन कहता है। और ऐसे एंजाइम सारे एंजाइम नहीं करते, ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, उन्हें हम एलोस्ट्रिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा आप। क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी की शुरुआत हुई, एंजाइम 1 इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बना के, ठीक है। जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एंजाइम 1 को जाके इनहिबिट कर देगा तो रिएक्शन आगे रुक जाएगा। रिएक्शन आगे रुकने पर इसे बोलेंगे हम फीडबैक इनहिबिशन बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक, एलोस्ट्रिक एंजाइम में दो साइट होती है। एलोस्ट्रिक एंजाइम में दो साइट होती है, एक होती है एक्टिव साइट, दूसरी होती है एलोस्ट्रिक साइट। एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़ता है, एलोस्ट्रिक साइट पे प्रोडक्ट जुड़ता है। द एंड प्रोडक्ट कंबाइन विद एलोस्ट्रिक साइट ऑफ एंजाइम एंड चेक इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एलोस्ट्रिक साइट पर जुड़ता है और इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को वो कम करता है। ये क्या करता है, एंजाइम के शेप में चेंज कर देगा। चेंज करने के कारण एंजाइम का एक्टिव साइट छिप जाएगा और एंजाइम का एक्टिव साइट छिप जाएगा तो वो सबस्ट्रेट से क्रिया नहीं कर पाएगा। जब सबस्ट्रेट से एक्ट वो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उससे प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन पाएगा, एक तरह का इनहिबिशन होगा। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बेटा फीडबैक इनहिबिशन बोलेंगे, एलोस्ट्रिक इनहिबिशन उसको हम बोलेंगे हम, ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पे ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है, आपको प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है, क्या। तो यदि ये मैंने कहा यदि जो है वो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां जाके जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा और यदि प्रोडक्ट यहां पे जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। एक बार में एक ही साइड काम करेगी, दूसरी साइड काम नहीं करेगी, ठीक है, क्लियर। द इनहिबिटर जो होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर बोलते हैं, क्योंकि ये स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड को जो है ये क्या कर रहा है बेटा, इसको कम कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या बोला इसको हमने, मॉड्यूलेटर बोला हमने। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो रुक जाएगा काम, नहीं रुकेगा बेटा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कोई पर्पस से बन रहा है ना, सेल उसे कहीं ना कहीं यूज कर रही होगी, धीमे धीमे सेल यूज कर लेगी तो हट जाएगा प्रोडक्ट वहां से, फिर से काम शुरू हो जाएगा। The allostric inhibition is reversible when the concentration of the end product in cell falls। जब एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, कम होगा,
तो ये एलोस्टिक साइट को छोड़ देगा और एंजाइम की एक्टिविटी वापस से चालू हो जाएगी। क्या ठीक है? आपको ये कहां देखने मिलता है? आपको इस तरह का इनहिबिशन एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में देखने मिलता है और आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के समय के जब आइसोल्यूसिन एक लेवल के ऊपर बन जाता है तो सिस्टम रुक जाता है कुछ समय के लिए। जैसे आइसोल्यूसिन का लेवल कम होने लगता है फिर से सिस्टम चालू हो जाता है। तो ये आपको ऐसा इनहिबिशन कहलाता है, फीडबैक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहलाता है। ठीक है? Formation of isoleucine is stopped further when it has been formed in optimum quantity। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके आइसोल्यूशन जो होता है उसका जो है वो फॉर्मेशन जो है बेटा रुक जाता है। ठीक है ना? क्लियर? तो यहां पर जो एंड प्रोडक्ट आइसोल्यूसिन है ये इनहिबिटर के रूप में काम करता है यानी जो रिएक्शन है उसके फर्स्ट स्टेज को जो है वो क्या करता है, उसके फर्स्ट स्टेज को जो है वो रोक देता है बेटा। ठीक है ना? उसको इनहिबिट कर देगा ये। ठीक है ना? वेरी आईएमपी एंजाइम हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस की में पहला एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है? ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है ना, यदि एक लेवल के ऊपर बन जाएगा तो वो हेक्सोकाइनेज को वो इनहिबिट कर देगा। याद रखना इसमें के तो ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोकाइनेज एंजाइम को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करता है। ये भी फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल होता है। ठीक है? क्लियर? तो देखिए ना, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझ गए हम, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझ गए हम और फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टिक इनहिबिशन के बारे में हमने बात किया। ठीक है ना? क्लियर? याद रखना Km वैल्यू का कॉन्सेप्ट के जो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो एलोस्टिक एंजाइम पर लागू नहीं होता है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द एलोस्टिक एंजाइम। ठीक है? क्लियर? उस पर लागू ये नहीं होता है। देन कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के आखिरी हिस्से में हम आते हैं बेटा। यहां पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के वर्गीकरण पर बात करेंगे। हमके एनसीईआरटी में छोटा सा दे रखा है और वो हमको पता होना चाहिए और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हिस्सा है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको इसको। ठीक है ना? एक साइंटिस्ट है ड्यूक्लेक्स, उन्होंने 1883 में बताया था कि कोई भी एंजाइम के नाम के आगे आप एज लगा दो, एज इज द सरनेम ऑफ द एंजाइम। एज एंजाइम का सरनेम है। प्रोटीन पे काम करेगा प्रोटीएज, लिपिड पे काम करेगा लाइपेज, एमाइलम पे काम करेगा एमाइलेज, डीएनए पे काम करेगा डीएनएज, आरएनए पे काम करेगा आरएनएज। ठीक है? तो ये सरनेम है। अकॉर्डिंग टू आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम्स को हम 6 ग्रुप में बांटते हैं बेटा। उनकी टाइप ऑफ रिएक्शन क्या, किस आधार पर टाइप ऑफ रिएक्शन और कैसे कैटालाइज करते हैं उसके आधार पर। ठीक है? देखो, कोई भी एंजाइम का अपना एक एंजाइम कोड होता है, ईसी बोलते हैं एंजाइम कोड, और इस एंजाइम कोड में जो है वो 4 डिजिट होते हैं। ठीक है? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। ठीक है? कई बच्चों ने बोला है कि सर पेपर तो एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर आता ही नहीं है, फिर आप हमको क्यों बतलाते हैं चीज। क्योंकि बेटा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि नीट 2020 का पेपर जो है वो पहले ही बन चुका था। उसके बाद एनटीए ने अपना डेटाबेस में बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं उसने, तभी तो मॉक टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहे थे। तो हमको तैयार रखना मेंटली, हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते हम कि ऐसा नहीं होगा। हमको तैयार रखना कि भाई डेटाबेस में क्वेश्चन है तो दे दिया क्वेश्चन, तो हम फैलना नहीं चाहिए। पता चला कि हम तो हाथ खड़े कर लिए, अरे भैया हमारा तो खेल ही लग गया पूरा, क्योंकि हम तो केवल इसी भरोसे थे। नहीं, हम तो कह रहे हैं एनटीए के डेटाबेस में जो भी है ना वो सब हमको आना चाहिए, एनसीईआरटी एंड अराउंड द एनसीईआरटी। क्लियर? हमारे पास बेटा चांस है ना, जिंदगी में जो 1 साल बहुत मायने रखाता है। यू कैन नॉट टेक द चांस, ऐसा चांस नहीं ले सकते आपके आपने जो है वो केवल चांस ले के। थोड़ा एफर्ट कर लो, कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलती, थोड़ा जाना पड़ता है बात के। तो ईसी एंजाइम कोड में 4 डिजिट होते हैं। पहला डिजिट जो है शो करता है टाइप ऑफ रिएक्शन को, सेकंड शो करता है टाइप ऑफ रिएक्शन मेन क्लास होती है 6। ठीक है? दूसरा शो करता है सब क्लास टाइप ऑफ ग्रुप इन्वॉल्व, तीसरा शो करता है सबस्ट्रेट क्या है, चौथा शो करता है उसमें कि एंजाइम का नाम और सीरियल नंबर क्या है। ठीक है? मतलब कोई कोड है उसे ऐसे लिखेंगे आप EC1.1.1, ये एक एंजाइम। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, पहला ग्रुप ये डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहल पे काम करता है। ठीक है? देखिए एंजाइम नॉमेनक्लेचर में यदि EC1.1.1.1 लिखा है मतलब एंजाइम है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये अल्कोहल पे काम करता है कि इसका तो ये पूरा। अब हमको इतना डिटेल में जाना नहीं है, केवल दिमाग में रखना है कि 4 डिजिट होते हैं और ऐसे इसको रिप्रेजेंट, यानी हर एक डिजिट का मतलब क्या होता है ये हमें दिमाग में रखना है। दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? पहला ग्रुप क्या है? ऑक्सीडोरेक्टेज डिहाइड्रोजनेज। दूसरा क्या है? ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइस, आइसोमरेज और लाइगेज। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है
thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reactions they catalyze. कैसे बेटा याद रखना, कैसे आधार पे क्लासिफाई किया है, एमसीक्यू है, डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, ठीक है ना। ये है एंजाइम को 6 क्लास में बांटा हमने और 4 से 3 हर एक क्लास में 4 से लेकर 13 सब क्लास होती हैं, ठीक है, और उसको हम 4 डिजिट नंबर में हम शो करते हैं, ठीक है। पहला क्लास है इसका ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजेज, जो कि वास्तव में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, दे आर बेसिकली ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांसफर करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भाग लेते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं, डिहाइड्रोजेज कहते हैं हम, ठीक है ना। क्लियर? ये किसमें, देखो बेटा सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, भाई हाइड्रोजन को कहीं से निकाल लिया ऑक्सीडेशन हो गया, कहीं हाइड्रोजन ऐड कर दिया रिडक्शन हो गया, कहीं से ऑक्सीजन निकाल लिया रिडक्शन हो गया, कहीं पर ऑक्सीजन जोड़ दिया ऑक्सीडेशन हो गया, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ऑक्सीडेशन हो गया, कहीं पर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो रिडक्शन हो गया। ये सब काम करते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजेज एग्जांपल है। दूसरा है ट्रांसफेरेज, ये वो एंजाइम होते हैं जो ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट से के बीच में ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपने S के पास G ग्रुप था, S से डैश से क्या किया उसने, तो और ग्रुप को S डैश को ट्रांसफर कर दिया, तो जो ग्रुप ट्रांसफर ट्रांसफरेज का मतलब है ये एंजाइम जो कि ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम ट्रांसफरेज कहते हैं। देखो हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजन तो ऑलरेडी कहाँ इन्वॉल्व हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले कैटेगरी में चला गया वो, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इस कैटेगरी में आते हैं, ये बॉन्ड को तोड़ते हैं के, तो हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं, ये हाइड्रोलिसिस करते हैं ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का, मतलब व्हाटएवर जो भी डाइजेस्टिव एक्शन होती है वो इनके थ्रू होती है, बॉन्ड को तोड़ते हैं, वाटर का यूज करते हैं। लाइसेस क्या होते हैं, ये सब कैटेगरी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि लाइसेस क्या होते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं जो ग्रुप को रिमूव करते हैं बेटा, ठीक है ना, बगैर हाइड्रोलिसिस के। देखो बेटा हाइड्रोलिसिस करके ग्रुप निकालता है हाइड्रोलिसिस, लाइसेस बगैर हाइड्रोलिसिस के जो है वो ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, वो बगैर हाइड्रोलिसिस के ग्रुप को वो रिमूव करते हैं, जब भी ऐसा करते हैं डबल बॉन्ड को क्रिएट करते हैं वहां पे वो, ठीक है। ट्रांसफरेज मिस जो है स्पेसिफिक ग्रुप मिथाइल एसाइल अमीनो फॉस्फेट उनको ट्रांसफर करते हैं, जो है एग्जांपल इसके ट्रांसएमिनेज और काइनेज, ठीक है ना, ठीक। फिर हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लाइपेज एमाइलेज, ये वो काम करते हैं, तोड़ते हैं बॉन्ड को, ठीक है ना। लाइसिस क्या होते हैं, ये ग्रुप ट्रांसफर स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स को जो है वो तोड़ते हैं वो, और बगैर हाइड्रोलिसिस के ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, कई बार डबल बॉन्ड का क्रिएशन करते हैं। डी कार्बोक्सिलेज, फ्यूमरेज, एल्डोलेज इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर आइसोमरेज क्या होते हैं, ये आइसोमर बनाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे, पोजिशनल आइसोमर बनाएंगे, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट का बनना, डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बनना, ये सारे कन्वर्जन जो है वो किसके थ्रू होते हैं, आइसोमरेज के थ्रू होते हैं। लाइगेजेस क्या होते हैं, ये दो कंपोनेंट को जोड़ने, दो कंपाउंड को जोड़ने वाले एंजाइम होते हैं, जैसे कि मैंने कहा डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ता है, क्या करता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है, ठीक। तो लाइगेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कैटलाइज करते हैं उन रिएक्शन को जहां पे दो कंपाउंड को आप जोड़ सकते हैं आपके, तो ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, इन सबको जोड़ सकते हैं, ये लाइगेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो आइसोमरेज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट करते हैं, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज जैसे हमने कहा आपसे, और लाइगेजेस क्या होते हैं, सिंथेटेज जो होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये नए बॉन्ड्स को बनाते हैं ये, और आपस में जो है वो एटीपी यूज करके आपस में ग्रुप को ये जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या खत्म, बायोमॉलिक्यूल्स इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हमने खत्म किया। हमारा यूनिट 3 जो है 11th क्लास एनसीईआरटी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमॉलिक्यूल जो मेजर यूनिट है वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। बाकी जैसे हम जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, वहां पे हम केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ भी उसके आगे पीछे नहीं है, कारण ये कि उसमें उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं उसमें, ठीक है, फिक्स पैटर्न है उसका, तो वहां पे हमको ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं होती है, ठीक है। कुछ चैप्टर कोर होते हैं जहां पे हमको थोड़ा सा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, ठीक। तो अब इसके बाद देखूंगा मैं कि मुझे क्या शुरू करना चाहिए 12th के अकॉर्डिंग के, तो यहां पर हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हुआ, ठीक है ना बेटा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ने का मजा लो बेटा, तब तो देखो ऐसा है कि यदि आप पढ़ाई को बोझ समझ के करेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा नहीं, आप के आपको पढ़ाई को ये सोचना है कि ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है, जितना आप अच्छे से कोशिश करेंगे उतना आप सफल होंगे लाइफ में।
ठीक है ना बेटा? ऑल द बेस्ट. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.